नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पहले हमने दो टॉपिक पर बात कर ली है, एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा भूकंप यानी अर्थक्वेक। पीछे की क्लासों पर अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर इस चैनल पर जाकर आप देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। आज हम एक ज्योग्राफी के नए टॉपिक को लेकर आए हैं, ज्वालामुखी। क्या होती है ज्वालामुखी, ये आप सभी ने न्यूज चैनल के अंदर देखे होंगे। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई रियल में क्या चीज होती है ज्वालामुखी। आप देखते हो कि घरों के अंदर आपकी मदर कुकर का यूज करती है दाल गर्म करने के लिए। उसी दाल को जब आपने गर्म होते अगर देखा है और कुकर की उस टाइम अपन सीटी को बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है कि भाई जो भी गर्म दाल है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। सेम वही प्रोसेस धरातल के अंदर होता है। धरातल के अंदर जब लावा गर्म हो जाता है और वही लावा इतना गर्म हो जाता है कि कहीं पर एक छोटा सा कमजोर हिस्सा देकर उसको तोड़कर बाहर की तरफ मैग्मा के रूप में निकल जाता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। जैसे आप समझ लीजिए कि भाई इस अकॉर्डिंग धरातल के नीचे गर्म पदार्थ है और वही गर्म पदार्थ ऊपर सरफेस का कमजोर हिस्सा देखकर बाहर की तरफ निकल जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी जब गर्म होकर बाहर की तरफ निकलती है तो उसके अंदर भी काफी सारे, जैसे कुकर के अंदर से सबसे पहले क्या निकलती है, गैस निकलती है। वैसे ही ज्वालामुखी भी जब प्रस्फुटित होता है तो उसके अंदर से सबसे पहले क्या निकलती है, गैस निकलती है। सबसे पहले जब गैस निकलती है उसी गैस को हम ज्योग्राफी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, धुआंरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धुआंरे या फिर फ्यूमरोल्स बोलेंगे। उसके बाद जो निकलता है वो गर्म जल निकलता है। जैसे आपने कुकर के अंदर देखा है, उसके बाद क्या निकलता है, गर्म जल बाहर की तरफ निकलता है। उसे क्या बोलते हैं, उष्णोट या फिर गैसर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, गैसर बोलते। तीसरी बात करते हैं हम चट्टाने। जैसे कुकर के अंदर दालें निकलती हैं, वैसे धरातल के अंदर जो चट्टाने वो गर्म होकर जो टूट चुकी हैं वो चट्टाने बाहर की तरफ क्या होने लगती है, निकलने लगती है। तो तीसरा पार्ट क्या निकलता है, चट्टाने निकलती है। चट्टानों में टफ, फ्यूमेस, स्क्रोसिया, बम, लेपिली, ये अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग इनके नाम है। टफ, फ्यूमेस, स्क्रोसिया, बम और लेपिली। फिर निकलता है लावा, यानी जो दाल का बचा कुचा कचरा होता है उस टाइप से निकलता है। अब लावा दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय होता है और दूसरा क्षारीय होता है। अम्लीय लावा क्या, ग्रेनाइट बनाता है और कलर कैसा होता है इसका, लाल होता है। वैसे ही क्षारीय बेसाल्टिक और बेसाल्टिक, इसका कलर क्या होता है, काले कलर का होता है। ये कैसा होता है, काले कलर का। अगेन इस चीज को समझ लीजिए, ज्वालामुखी का एक सिंपल सा शाब्दिक अर्थ क्या है, धरातल को छेद कर वहां से जो नीचे से जो भी गर्म लावा है वो पूरा का पूरा लावा बाहर की तरफ क्या निकल जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से काफी सारी चीजें निकलती हैं, जैसे गैसें। सबसे पहले क्या निकलती है, गैस निकलती है और उस गैस को हम क्या बोलते हैं, धुआंरे बोलते हैं। धुआंरे को ही क्या बोलते हैं, फ्यूमरोल्स बोलते हैं। अब वो गैसें कौन कौन सी गैसें निकलती है ज्वालामुखी के प्रस्फुटित होने से, उसके अंदर जो पहली है SO2, दूसरी CO2, तीसरी CO और चौथी NO। ये सारी गैसें क्या जब ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है तो निकलती है। फिर निकलता है गर्म जल। जो गर्म जल है वो बाहर की तरफ निकलता है। उस गर्म जल को हम क्या बोलते हैं, उष्णोट या फिर गैसर बोलते हैं। फिर जो तीसरी चीज है वो चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं। क्या निकलते हैं, चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं। उसके अंदर अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग सबके नाम अलग अलग होते हैं। टफ, फ्यूमेस, स्क्रोसिया, बम, लेपिली, ये अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग इनके नाम हैं। उसके बाद लावा निकलता है। लावा अम्लीय
अम्लीय और क्षारीय होता है। एक ग्रेनाइट जो इसका कलर लाल होता है, दूसरा बेसाल्टिक जिसका कलर काला होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां आते हैं, कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, और ज्वालामुखी के अलग अलग प्रकार कहां पर सबसे ज्यादा आते हैं। इन्हीं चीजों पे हम आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां आते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां आते हैं, परिप्रशांत मेखला के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। नोट कर लीजिए इसको, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां आते हैं, परिप्रशांत मेखला के अंदर आते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाता है कि भाई देश के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां आते हैं, कौन से देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए, इंडोनेशिया देश के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछ लिया जाए कि सक्रिय ज्वालामुखी कहां सबसे ज्यादा आते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहां आते हैं, फिलीपींस के अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे ज्यादा विश्व के अंदर ज्वालामुखी कहां आते हैं, प्रशांत मेखला के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। देश के अंदर विश्व का अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, तो कहां आते हैं, इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। अगर बात कर ले कि सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विश्व के अंदर कहां आते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहां आएंगे, फिलीपींस के अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। अगेन आपको ऐसा पूछ ले, ऐसा कौन सा देश है जहां पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं, तो ऐसा कौन सा देश है जहां ज्वालामुखी नहीं आते हैं, तो एकमात्र ऐसा देश है जो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्वालामुखी नहीं आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सा देश है जहां पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्वालामुखी नहीं आते हैं। और परिप्रशांत जो मेखला है, कौन सी मेखला, परिप्रशांत जो मेखला है उसे क्या कहते हैं, अग्निवलय भी कहते हैं। किसको कहते हैं, परिप्रशांत मेखला को अग्निवलय कहते हैं। और आपको यही चीज पूछी जाए कि भाई ज्वालामुखी आने का कारण क्या है, कि भाई क्या कारण है जिसके कारण से ज्वालामुखी आते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है वो किस वजह से आते हैं, क्या कारण है, तो वही प्लेट विवर्तन की, जैसे आपको मैंने भूकंप के अंदर बताया था, प्लेटें का इधर से उधर घिसटना, यही कारण होता है जिसकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं। नोट कीजिए इसको आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली चट्टानों को, जैसे अभी मैंने आपको पीछे ही नाम कुछ बताए थे कि भी अलग अलग चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उन चट्टानों की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या किस किस को क्या क्या कहते हैं, इन चीजों पे बात कर रहे हैं। आपको अभी बताया था लेपिली, स्ट्रोसिया, बोल्डर, ये सारी चीज हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया में चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, टेफ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेफ्रा कहते हैं। अगेन सुन लीजिए, ज्वालामुखी क्रिया में चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, टेफ्रा कहेंगे, क्योंकि आपके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वहां पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको पूछ लिए जाते हैं कि भाई टेफ्रा किसे कहते हैं, तो आप सभी को ये चीज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ज्वालामुखी क्रिया के अंदर निकलते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, टेफ्रा कहते हैं। दूसरी अगर बात करें गर्म राख व जल के तरल मिश्रण को, गर्म राख और जल के तरल मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, लाहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाहर। गर्म जल और राख के तरल मिश्रण को क्या बोलेंगे, लाहर बोलते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं सबसे बड़े आकार के टेफ्रा को, जो यहां पर अपन ने बात की, ये सबसे बड़े आकार के टेफ्रा को क्या कहेंगे, हम बोल्डर कहेंगे। सबसे बड़े आकार के टेफ्रा को हम क्या बोलते हैं, बोल्डर
बोलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, ये चीज ध्यान रखोगे आप। फिर मटर के जो दाने के आकार के होते हैं कोई, उनको हम क्या बोलते हैं? लैपिली बोलते हैं। जो मटर के दाने के आकार का है उनको हम क्या बोलते हैं? लैपिली बोलते हैं। अगर अखरोट की साइज का हो तो वही उसे क्या बोलेंगे? अखरोट के साइज की जो चट्टानों के टुकड़े हैं उनको हम बम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बम बोलेंगे। और लेपिली और बम के संयुक्त जमाव को हम क्या बोलेंगे? लेपिली और बम के संयुक्त जमाव को हम टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखोगे। अंत में राख के साथ मिलकर जो बनी चट्टानें होती हैं, राख के साथ जो मिलकर बनी चट्टानें उसे क्या बोलते हैं? फ्यूमेस बोलते हैं। ध्यान रखना, देखो थोड़े से टिपिकल वर्ड है लेकिन आपको तैयारी करनी होगी, टिपिकल वर्ड को भी याद करना होगा। और जो फंफोलेदार जो चट्टाने उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोशिया बोलते हैं। क्योंकि आप 12th से निकलकर फर्स्ट ईयर में आते हो और आपके लिए अचानक एक टफ शब्द बनने शुरू हो जाते हैं ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी खुद की लैंग्वेज है, इसलिए आपको मैं दोबारा ये चीज बता देता हूँ। चट्टानों के टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? टेफ्रा बोलते हैं। गर्म राख व जल के तरल मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? लाहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाहर। और सबसे बड़े आकार के टेफ्रा को हम क्या बोलते हैं? बोल्डर बोलते हैं। और मटर के दाने जैसे आकार को क्या बोलेंगे? लैपिली बोलेंगे। अखरोट के अगर आकार के हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? बम बोलते हैं। और लेपिली और बम के संयुक्त जमाव को हम क्या बोलेंगे? टफ बोलेंगे। अंत में राख के साथ मिलकर बनी जो चट्टान होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूमेस बोलते हैं। किसके साथ? जो राख के साथ मिलकर बनी हुई होती है। और जो फंफोलेदार आकार की हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रोशिया बोलते हैं। आप इनको नोट कीजिए। आगे हम बात करते हैं कि भाई जो ज्वालामुखी होता है, अभी आपको मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ निकल जाता है वही चीज तो क्या कहलाती है? लावा कहलाता है। अब आप एक चीज ध्यान रखोगे यहां पर कि भाई क्या क्या कहते हैं। ये जो आपको ज्वालामुखी का जो मुख दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ज्वालामुखी का मुख दिखाई दे रहा है, इस मुख को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। जब ये मुख बड़ा हो जाता है, जो क्रेटर है वो क्रेटर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेरा। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? कार्डेरा बोलेंगे। अगर क्रेटर के अंदर शंकुनुमा आकृति बन जाती है, शंकु बन जाते हैं क्रेटर के अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रेटर के अंदर जब अगर शंकु बन जाते हैं तो इसे हम घोंसलादार क्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घोंसलेदार क्रेटर। अगेन इसको समझ लीजिए, जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। जब ये मुख बड़ा हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डेरा बोलते हैं। अगर क्रेटर के अंदर शंकु बन जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? घोंसलेदार क्रेटर बोलेंगे। लेकिन जब ये ज्वालामुखी निकल रही होती है और इसके अंदर मैग्मा जम जाता है, यहां पर इस मैग्मा के जमने को हम क्या बोलते हैं? प्लग या डार्ट। प्लग या फिर डार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लग या फिर डार्ट बोलेंगे। और ये जो निकलता है ये दो तरह से होता है, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। अम्लीय निकलता है उससे तो क्या लावा शंकु का निर्माण होता है। अम्लीय से किसका निर्माण होता है? लावा शंकु का निर्माण होता है। लेकिन ये जब क्षारीय होता है, क्षारीय से किसका निर्माण होता है? क्योंकि क्षारीय काफी दूरी तक क्या हो जाता है? फैल जाता है। फैलने की वजह से वो लावा का मैदान या फिर लावा के पठार का निर्माण
कर लेता है। दोबारा इस चीज को समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ज्वालामुखी के मुख को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर बोलते हैं। और जब ये क्रेटर बढ़ जाता है, यानी ज्वालामुखी और मुख का जो साइज है वो बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्डेरा। और क्रेटर में एक नए शंकु का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? घोंसलेदार क्रेटर बोलेंगे। और अगर नाल के अंदर, जो ये नाल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर कहीं पर डांट आ जाती है, डांट आकर सूख जाता है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? जो जहां पर लगी हुई रुकावट आई हुई है, इसको डांट या फिर प्लग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डांट या फिर प्लग। और अम्लीय जो होता है उससे किसका निर्माण होता है? लावा शंकु का निर्माण होता है। और क्षारीय होता है, उससे लावा के मैदान या फिर लावा के पठार का निर्माण होता है। नोट कीजिए। आगे बात करते हैं। लावा के धरातल पर प्रकट होने से कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। उन आकृतियों की हम बात करते हैं कि भाई लावा जब धरातल के ऊपर प्रकट हो जाता है तो कौन कौन सी आकृति, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, फैलता रहता है और अलग अलग कुछ आकृतियों का निर्माण करता है। उन आकृतियों के नाम हम बताते हैं। सबसे पहले जो आकृति का निर्माण करता है वो है सिंडर शंकु। किसका निर्माण करता है? सिंडर शंकु का। उसके बाद किसका निर्माण होता है? सिंडर ट्री का निर्माण होता है। सबसे पहले सिंडर शंकु, उसके बाद सिंडर ट्री, उसके बाद कंपोजिट या मिश्रित शंकु। किसका निर्माण होता है? कंपोजिट या मिश्रित शंकु का निर्माण होता है। उसके बाद क्षारीय पेटिक लावा शंकु। किसका निर्माण होता है? क्षारीय पेटिक लावा शंकु का निर्माण होता है। उसके बाद अम्लीय लावा शंकु का निर्माण होता है। और लास्ट में परपोसी या बहुशंकु का निर्माण होता है। अगेन रिपीट कर लीजिए कि जब लावा धरातल पर प्रकट होता है तो कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? सिंडर शंकु का निर्माण होता है, सिंडर ट्री का निर्माण होता है, कंपोजिट मिश्रित शंकु का निर्माण होता है, क्षारीय पेटिक लावा शंकु का निर्माण होता है, अम्लीय लावा शंकु का निर्माण होता है और परपोसी बहुशंकु का निर्माण होता है। कब? जब लावा के धरातल के ऊपर लावा क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है, उससे कुछ आकृतियां बनती हैं। उन आकृतियों के नाम आप नोट कीजिए। आकृतियों के नाम फिर आगे बात करते हैं। इसे कहते हैं सिंडर शंकु। क्या चीज होती है सिंडर शंकु? सिंडर शंकु होते हैं असंकित पदार्थों के जमने से। किसके? असंकित पदार्थों के जमने से कम ऊंचाई के शंकु, जिसके अंदर रॉक, बोल्डर, बम से निर्मित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंडर शंकु कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर लावा नहीं होता है, ध्यान रखने वाली चीज है। असंकित पदार्थों के जमने से कम ऊंचाई के शंकु का निर्माण हो जाता है, जिसके अंतर्गत रॉक, बोल्डर, बम से ये बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर लावा नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? सिंडर शंकु कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंडर शंकु कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम सिंडर ट्री की। क्या होता है? एक शंकु में विविध ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। एक ही शंकु होता है, उसके अंदर विविध ज्वालामुखी, जैसे ये हो गया, इसके अंदर विविध ज्वालामुखी का उद्भेदन हो गया, ये क्या कहलाया? सिंडर ट्री कहलाता है। एक शंकु में विविध ज्वालामुखी के उद्भेदन को हम क्या बोलते हैं? सिंडर ट्री कहते हैं। फिर बात करते हैं कंपोजिट या मिश्रित शंकु का। लावा व टेफ्रा की एकांतर परतें, यानी एक के ऊपर एक पर लावा व टेफ्रा की एकांतर परतों से जो शंकु का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट या फिर मिश्रित शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट या फिर मिश्रित शंकु कहते हैं। फिर क्षारीय या पेटिक लावा शंकु, धात्विक अंश युक्त क्षारीय लावा के जमाव से बनने वाली, किससे? धात्विक अंश युक्त क्षारीय लावा के जमाव से बनने वाले शंकु को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय पेटिक लावा शंकु कहते हैं। फिर है अम्लीय लावा शंकु, सिलिका युक्त गाढ़े मेग्मा से युक्त शंकु को क्या कहते हैं? सिलिका युक्त गाढ़े मेग्मा से युक्त शंकु को अम्लीय लावा शंकु कहते हैं।
फिर लास्ट है परपोसी या बहुशंकु। मिश्रित लावा शंकुओं पर छोटे छोटे जब शंकुओं का निर्माण हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परपोसी या फिर बहुशंकु। दोबारा समझ लीजिए, सिंडर शंकु असंकित पदार्थों के जमाव से बनने वाले शंकु क्या कहलाते हैं, सिंडर शंकु कहलाते हैं, जिसकी ऊंचाई कम होती है। ध्यान रखने वाली चीज है, लावा नहीं होता है इसमें। सिंडर ट्री एक शंकु के विविध ज्वालामुखी उद्भेदन को हम क्या कहते हैं, सिंडर ट्री कहते हैं। कंपोजिट या मिश्रित शंकु लावा व टेफ्रा की एकांतर परतों से निर्माण होता है। क्षारीय पेटिक लावा शंकु धात्विक अंशयुक्त क्षारीय लावा के जमाव से बनने वाली होती है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। अम्लीय लावा शंकु सिलिका युक्त गाढ़े मैग्मा से निर्मित अम्लीय लावा शंकु कहलाते हैं। परपोसी या बहुशंकु मिश्रित पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाता है, परपोसी बहुशंकु कहलाता है। नोट कीजिए। अभी बात की थी अपन ने कि भी लावा से जो स्थलाकृतियां या आकृतियां बनती है उनकी। अब बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा के जमने से, इसके जमने से, मेग्मा के जमने से जो स्थलाकृतियों का या आकृतियों का निर्माण होते हैं वो कौन कौन सी आकृतियां हैं, उस पर हम बात करते हैं। कि भाई मेग्मा, आप सभी को देखो ये चीज पता होनी चाहिए, मेग्मा जब धरातल के अंदर रहता है और लावा वही चीज जब बाहर निकल जाती है वो लावा कहलाता है। तो कौन कौन सी मेग्मा से स्थलाकृति बनती है? फर्स्ट बैथोलिट, क्या कहलाती है, बैथोलिट। सेकंड लोकोलिट, थर्ड लोपोलिट, फोर्थ फैकोलिट, फिर डाइक और सिक्स्थ सीड। याद रखने वाली चीज है कि भाई मेग्मा अब धरातल के अंदर रहता है, उससे जो आकृतियां बनती हैं वो आकृतियां हैं बैथोलिट, लोकोलिट, लोपोलिट, फैकोलिट, डाइक और सीड। ये कुछ आकृतियां बनती हैं, इन आकृतियों को आप नोट कीजिए। आगे बात करते हैं कि भाई बैथोलिट क्या चीज है, लोकोलिट क्या चीज है, लोपोलिट क्या चीज है, फैकोलिट क्या चीज है, डाइक क्या चीज है और सील क्या चीज है। किसे हम कहते हैं, मेग्मा के द्वारा ये आकृतियां बनती है, लेकिन ये आकृतियां किस तरह की होती है उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। कि भाई जो बैथोलिट है, जो मेग्मा के द्वारा निर्मित होने वाला आकृति है धरातल के अंदर, वो बैथोलिट यानी मेग्मा का एक वृहद अनियमित जमाव, वृहद अनियमित जमाव को हम क्या बोलते हैं, बैथोलिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैथोलिट। कि भाई मेग्मा का एक वृहद अनियमित जमाव, उसे हम क्या बोलेंगे, बैथोलिट बोलेंगे। दूसरी बात कर रहे हैं लोकोलिट। लोकोलिट क्या चीज है, उत्तलनुमा जमाव। कैसा जमाव रहता है, उत्तलनुमा जमाव रहता है। लोकोलिट का कैसा जमाव रहता है, उत्तलनुमा जमाव जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, लोकोलिट कहते हैं। जो गुम्मद या फिर उत्तलनुमा जो जमाव हो जाता है मेग्मा का, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकोलिट कहते हैं। लोपोलिट की बात करते हैं, इसी का अपोजिट लोपोलिट यानी प्यालीनुमा आकार या फिर अवतलनुमा आकार अगर मेग्मा का हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, लोपोलिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोपोलिट कहते हैं। अगर इसी का जमाव लहरदार हो जाए, इस अकॉर्डिंग लहरेनुमा जमाव हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैकोलिट कहते हैं। लहरनुमा जमाव को हम क्या बोलते हैं, फैकोलिट कहते हैं। अगर खंबेनुमा जमाव हो जाता है, इस अकॉर्डिंग खंबेनुमा जमाव हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइक कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। और अगर क्षैतिज जमाव हो जाता है, इस अकॉर्डिंग जमाव हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सील कहलाता है। क्या कहलाता है, सील कहलाता है। अगेन इस चीज को ध्यान से देखोगे आप कि भाई मेग्मा से जो आकृतियां बनती हैं, सबसे पहले बैथोलिट यानी मेग्मा का अनियमित जमाव क्या कहलाता है, बैथोलिट कहलाता है। लोकोलिट गुम्बदनुमा या फिर उत्तल जमाव मेग्मा क्या कहलाता है, लोकोलिट। लोपोलिट प्यालीनुमा या फिर अवतलनुमा जमाव क्या कहलाता है, नेक्स्ट फैकोलिट। फैकोलिट यानी लहरनुमा जमाव क्या कहलाता है, फैकोलिट।
डाइक यानी खंबेनुमा जमाव मेग्मा का या फिर ऊर्ध्वाधर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? डाइक। सील कहते हैं। जो क्षैतिजीय जमाव या फिर परतनुमा जमाव हो जाता है वो क्या कहलाता है? डाइक कहलाता। आगे हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकारों की, लेकिन आप इन चीजों को बार बार ध्यान से देखें। इस वीडियो को जितनी बार हो सके आप देखिए ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर नाम थोड़े से टिपिकल है। इन नामों को देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बार बार आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर पिक्चराइज हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और आदर्श की ऑनलाइन क्लासों को जितना हो सके उतना आप बच्चों के अंदर शेयर कीजिए ताकि बच्चों की इन टॉपिक को पढ़कर हेल्प हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।